हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं फंडामेंटल राइट के बाकी के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड। तो पहला स्टेटमेंट दिया है राइट टू गेट बेल। देखिए आर्टिकल 22 में बेल का कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। बेल एक स्टैट्यूटरी राइट है जो सीआरपीसी और स्पेसिफिक लॉ के थ्रू रेगुलेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अरेस्टेड पर्सन को बेल का डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं दिया है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। दूसरा है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो देखिए आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्लियरली कहता है कि अरेस्टेड पर्सन को तुरंत अरेस्ट के ग्राउंड्स बताना जरूरी है। इसका पर्पस आर्बिट्री अरेस्ट को रोकना और पर्सन को अपना डिफेंस प्रिपेयर करने का मौका देना है, तो ये बिल्कुल मेंशन है। तीसरा दिया है राइट नॉट टू रिमेन डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। देखिए ये सारी स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में कवर की हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें से। ये 24 आवर वाला कंसेप्ट आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। लास्ट स्टेटमेंट दी हुई है राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। तो देखिए ये भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है कि अरेस्टेड पर्सन को अपनी पसंद के लॉयर से कंसल्ट और डिफेंड होने का राइट है। ये फेयर ट्रायल और नेचुरल जस्टिस का एसेंशियल पार्ट है, इसलिए ये राइट भी क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एनी पर्सन अदर देन द वन covered under Article 30 of the Constitution of India establishes a college, which fundamental right can be detained by him/her for managing that institution? तो पहला तो दिया है राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन की गारंटी देता है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश या मैनेज करने का स्पेसिफिक राइट नहीं देता, इसलिए इस आर्टिकल के बेसिस पर कॉलेज मैनेजमेंट का क्लेम नहीं किया जा सकता। सेकंड दिया है राइट टू वन ऑफ द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो देखिए आर्टिकल 19(1)(g) सिटीजन को कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस करने की फ्रीडम देता है। कॉलेज इस्टेब्लिश और मैनेज करना एक लॉफुल ऑक्यूपेशन माना जाता है, इसलिए जो लोग आर्टिकल 30 यानी माइनॉरिटीज़ के अंडर कवर नहीं होते वो 19 क्लॉज 1 के तहत अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यही है, मगर हम बाकी के ऑप्शन भी जैसे हमेशा देखते हैं तो आज भी देखेंगे। नेक्स्ट यह है राइट अंडर आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 कल्चरल और लिंग्विस्टिक राइट से रिलेटेड है। वहीं दिया है आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 डीपीएसपी का पार्ट है जो राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस से रिलेटेड है। ये जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इंडिविजुअल इसके बेसिस पर कॉलेज मैनेज करने का क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द। तो ये कई बार रिपीट हो चुकी है स्टेटमेंट, इसका आंसर है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। बाकी के ऑप्शन देखिए, 93rd अमेंडमेंट एक्ट पूछा है। तो 93rd अमेंडमेंट एक्ट का मेन फोकस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन पर था, खासकर ओबीसी के लिए प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट दिया हुआ 87th अमेंडमेंट एक्ट। तो 87th अमेंडमेंट सेंसस डाटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड था। 97th अमेंडमेंट एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है और इसने आर्टिकल 19(1)(c) और पार्ट 9(b) ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट यानी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला दिया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। तो ये आर्टिकल 23 के अंदर आता है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट दिया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्रीज। तो ये आर्टिकल 24 में दिया है और इस आर्टिकल के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम करना मना है। तीसरा दिया है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन अ मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो वर्कर्स की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन आर्टिकल 43A के अंडर आती है जो डीपीएसपी यानी पार्ट 4 का हिस्सा है। ये इन्फोर्सिबल फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आंसर तो सी है। लास्ट ऑप्शन देखिए, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये राइट आर्टिकल 19(1)(g) के अंडर दिया गया है जिसमें सिटीजन को प्रोफेशन या बिजनेस चूज करने की फ्रीडम मिलती है। ये क्लियरली पार्ट 3 का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट नो सिटीजन कैन बी डिनाइड द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड बाथिंग घाट्स मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड्स।
पहला ऑप्शन दिया आर्टिकल 14। तो देखिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। इतनी बार ये स्टेटमेंट मैं रिपीट कर चुकी हूँ, आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लोगे तो काफ़ी कुछ आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 14 की। ये जनरल इक्वलिटी का प्रिंसिपल देता है, लेकिन वेल्स, टैंक्स और बाथिंग घाट्स के यूज़ का स्पेसिफिक प्रोविज़न इस आर्टिकल में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। आर्टिकल 15 अगर देखें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 क्लियरली स्टेट करता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी सिटीजन को शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स जैसे पब्लिक प्लेसेस जो स्टेट फंड से मेंटेन होते हैं उसके यूज़ से मना नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर आर्टिकल 16 दिया है, तो आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है। तो ये आर्टिकल 17 भी याद रखना, इसके अंदर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात की गई है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट एडिशन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए 2020 का क्वेश्चन है, तो उतने टाइम जो लेटेस्ट में आया था वही पूछा गया है, मगर हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं। आप लोगों को एटलीस्ट ये याद रखना है कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या क्या आता है। पहला तो दिया है राइट टू राइट अ लिविंग विल। तो राइट टू राइट अ लिविंग विल पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज केस यानी 2018 में रिकॉग्नाइज किया। ये आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। दूसरा दिया है राइट टू प्राइवेसी। तो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। ये डिसीजन लैंडमार्क था और आर्टिकल 21 के स्कोप को सिग्निफिकेंटली एक्सपांड करता है। नेक्स्ट दिया है राइट टू रेप्यूटेशन। तो ये राइट टू रेप्यूटेशन पहले से आर्टिकल 21 के अंदर रिकॉग्नाइज्ड था। आर्टिकल 21 में इसने कुछ भी नया ऐड नहीं किया है। लास्ट दिया है राइट टू इंटरनेट सर्विसेज। तो इंटरनेट एक्सेस को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में इम्पोर्टेंट माना है, लेकिन इससे आर्टिकल 21 के अंदर नहीं रख सकते हैं। इस क्वेश्चन से आपको याद क्या रखना है, राइट टू राइट अ लिविंग विल ये 21 का पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी भी है और राइट टू रेप्यूटेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंटाइटल्स अ पर्सन टू रिफ्यूज गिविंग ऑफ। पहला दिया है सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग। तो देखिए हैंडराइटिंग सैंपल देना टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग ऐसे फिजिकल एविडेंस देना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के राइट्स अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन का वॉयलेशन नहीं है। दूसरा दिया है ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल एक फिजिकल एविडेंस है जो एक्यूज्ड के बॉडी से रिलेटेड होता है, ना कि उसके पर्सनल नॉलेज या स्टेटमेंट्स है, इसलिए ब्लड सैंपल देने से आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन नहीं होता। तीसरा दिया है थंब इम्प्रेशन। तो थंब इम्प्रेशन भी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि फिंगरप्रिंट्स या थंब इम्प्रेशन सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंडर नहीं आते। लास्ट है नार्को एनालिसिस टेस्ट। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट में एक्यूज्ड को ड्रग्स के इफेक्ट में लाकर उससे स्टेटमेंट ली जाती है जो वॉलेंटरी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में कहा है कि बिना कंसेंट के नार्कोटिक एनालिसिस टेस्ट करना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वॉयलेशन है, इसलिए अक्यूज्ड इसे रिफ्यूज कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नार्को एनालिसिस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन of the Constitution of India prohibits forced labor such as traffic in a human being, begar and other similar form of labor but does not prevent the state from imposing compulsory services for public purposes without discrimination। इसका पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 23 और करेक्ट आंसर भी यही है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। साथ ही ये आर्टिकल स्टेट को फॉलो करता है कि पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सके, बस कंडीशन ये है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। दूसरा ऑप्शन दिया आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 का स्कोप चाइल्ड लेबर तक लिमिटेड है। आर्टिकल 25 दिया है फिर, तो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस और रिलीजन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। आर्टिकल 26 दिया है लास्ट ऑप्शन। तो आर्टिकल 26 रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए राइट से रिलेटेड है, जैसे रिलीजियस अफेयर मैनेज करना। इसका फोर्स लेबर या बेगार से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14। कई बार रिपीट कर चुकी हूँ ये मैं।
अगर इसके बाकी ऑप्शन देखें तो आर्टिकल 19 भी पता है आप लोगों को, 21 भी पता है, बट आर्टिकल 256 इसके बारे में अभी तक नहीं बताया, तो बता देती हूँ। आर्टिकल 256 यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट को यूनियन के लॉज का कंप्लायंस इंश्योर करना होता है। आर्टिकल 256 यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, जिसमें स्टेट को यूनियन के लॉज का कंप्लायंस इंश्योर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो ये भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि आर्टिकल 21 के अंदर कितनी सारी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल जजमेंट्स में कहा है कि मैरिज ऑफ वंस चॉइस डिग्निटी, ऑटोनॉमी और पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है, इसलिए राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वन चॉइस आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 इज नॉट करेक्ट। ध्यान देना, पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो इसमें बाकी 3 सही होंगे। पहला दिया है आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। देखिए, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि फंडामेंटल राइट्स अलग अलग आइसोलेटेड कंपार्टमेंट्स नहीं है। अगर किसी लॉ से आर्टिकल 21 इफेक्ट होता है तो उससे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के टेस्ट भी सेटिस्फाई करने होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है लॉ अंडर आर्टिकल 21 में नॉट सेटिस्फाई आर्टिकल 19, तो सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली इसका उल्टा कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली इसका उल्टा कहा था। आर्टिकल 21 के अंदर आने वाला लॉ आर्टिकल 14 और 19 दोनों के स्टैंडर्ड पर खरा उतरना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट मेनका गांधी जजमेंट के अगेंस्ट है और इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, अ फेयर ट्रायल एलिमिनेट्स बायसेस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। मेनका गांधी केस ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया। फेयर, जस्ट और रिजनेबल प्रोसीजर का मतलब ये है कि ट्रायल में बायस और आर्बिट्रेरीनेस ना हो, इसलिए स्टेटमेंट जजमेंट्स के स्पिरिट के साथ अलाइन करता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। लास्ट है राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो मेनका गांधी जजमेंट के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड ये था कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू डाई नहीं होता। राइट टू डाई का इशू बाद के केसेस में डिस्कस हुआ, लेकिन ये स्टेटमेंट मेनका गांधी के कंटेक्स्ट में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। तो पहला दिया आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 के अंदर दिए गए 6 फ्रीडम, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया को ही अवेलेबल होते हैं। फॉरेनर्स या नॉन सिटीजन इन फ्रीडम्स का क्लेम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 20 दिया है, तो ये प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से रिलेटेड है, जैसे एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल होता है। फिर दिया है आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है और ये भी सब पर्सन को मिलता है। फिर दिया है आर्टिकल 22, तो ये अरेस्ट और डिटेंशन के सेफगार्ड्स देता है जो सिटीजन के साथ साथ नॉन सिटीजन को भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला दिया है द फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरालिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट नहीं होती। आर्टिकल 25 के अंदर स्टेट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के ग्राउंड पर रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसलिए मोरालिटी के बेसिस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। दूसरा दिया है बेगार मीन्स कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क विदाउट पेमेंट, तो बेगार का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बिना पेमेंट के काम करवाना। आर्टिकल 23 इस प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है। अगर बिना मजदूरी काम करवाया जाता है तो वो बेगार कहलाता है। तीसरा दिया है चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट बी इंगेज्ड इन अ माइन। ये देखिए सारी स्टेटमेंट रिपीट की गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन और चाइल्ड लेबर लॉज के अकॉर्डिंग 14 साल से कम एज के बच्चों को हैजार्डियस जॉब जैसे माइनिंग में इंगेज करना स्ट्रिक्टली माना जाता है। लास्ट स्टेटमेंट दिया है द क्वेश्चन ऑफ माइनॉरिटी हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो माइनॉरिटी डिसाइड करने का बेस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी का डिटर्मिनेशन स्टेट वाइज पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है, न कि नेशनल लेवल पर, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन इज अ राइट।
तो पहला दिया है गारंटीड टू एवरीबडी। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सभी लोग यानी एवरीबडी को गारंटीड नहीं होता। फंडामेंटल राइट में कुछ राइट सिर्फ सिटीजन के लिए होते हैं। आर्टिकल 19 नॉन सिटीजन पर अप्लाई नहीं करता, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा दिया है टू फ्रीडम गारंटीड टू सिटीजन ओनली। तो आर्टिकल 19(1)(c) के अंडर सिटीजन को एसोसिएशन और यूनियन बनाने का राइट दिया गया है। ये राइट टू फ्रीडम का पार्ट है और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल होता है, फॉरेनर्स को नहीं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है और हमने पहले भी देखा है कि सबके लिए अवेलेबल है। फिर लास्ट दिया है टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन is not treated at par so far as the availability of fundamental right is concerned। तो पहला है members of the armed forces। मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 33 के अंडर रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट इनके राइट्स को डिसिप्लिन और ड्यूटी के लिए लिमिट कर सकती है। ये कैटेगरी स्पेशल ट्रीटमेंट में आती है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली कवर्ड है। दूसरा दिया है मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाली फोर्सेस जैसे पुलिस, पैरामिलिट्री पर भी आर्टिकल 33 अप्लाई होता है। इनके कुछ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं पब्लिक डिसिप्लिन और ऑर्डर के लिए। तीसरी स्टेटमेंट है मेंबर ऑफ द फोर्सेस एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप इन द कंट्री। तो देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे पोस्टल, टेलीकॉम, रेलवे कम्युनिकेशन से जुड़े फोर्सेस आर्टिकल 33 के एम्बिट में नहीं आते। इनके फंडामेंटल राइट्स जर्नली सिटीजन के बराबर होते हैं, इसलिए इनको अलग तरह से रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ये कैटेगरी एट पार्ट ट्रीट नहीं होती, इसलिए इस क्वेश्चन का यही आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस एम्प्लॉयड इन अ कनेक्शन विद द कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो जो फोर्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करती है उन पर आर्टिकल 33 के तहत रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। तो पहला है अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए आर्टिकल 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तब कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, स्पेशली आर्टिकल 19। आर्टिकल 358 और 359 के अंडर ये पावर दी गई है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट दिया है एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो देखिए पार्लियामेंट कोई नॉर्मल एक्ट पास करके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा होता है और उन्हें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू ही रेस्ट्रिक्ट या सस्पेंड किया जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तीसरा दिया है एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट में चेंज हो सकता है लेकिन सस्पेंशन सिर्फ अमेंडमेंट से पॉसिबल नहीं होता। सस्पेंशन एक टेम्पररी फीचर है जो इमरजेंसी के टाइम अप्लाई होता है। लास्ट दिया है द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, सस्पेंडर नहीं। कोर्ट राइट्स को इन्फोर्स करता है, उन्हें सस्पेंड करने का पावर जुडिशरी के पास नहीं होता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच क्लॉज ऑफ आर्टिकल 16 इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 stating that nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation in the matter of promotion with consequential seniority to any class or classes of post in the service under the state in a favor of the scheduled caste and scheduled tribes, which in the opinion of state is not adequately represented in the services under the state। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 16(4)(a) जो कि है लास्ट ऑप्शन। आर्टिकल 16(4)(a) को 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया। ये स्टेट को पावर देता है कि वो SC/ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी प्रोवाइड कर सकें अगर वो सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट द फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट। दिस रेस्ट्रिक्शंस में रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला दिया है डिफमेशन। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर स्टेट फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर स्पीच किसी की रेपुटेशन को हार्म करती हो। किसी के खिलाफ फॉल्स और डैमेजिंग स्टेटमेंट्स देना डिफेमेशन होता है।
तो ये रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल वैलिड है। दूसरा दिया है डिसेंसी और मोरालिटी। अगर कोई स्पीच या एक्सप्रेशन सोशल डिसेंसी और मोरालिटी के खिलाफ है तो स्टेट उस पर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये भी आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्लियरली मेंशन्ड है। तीसरा स्टेटमेंट है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो ऐसी स्पीच जो किसी क्राइम को प्रोवोक करे या लोगों को ऑफेंस कमिट करने के लिए उकसाए, उस पर स्टेट रोक लगा सकता है। पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो ये रेस्ट्रिक्शन भी वैलिड है। इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, मैं अभी से यहाँ पर कवर नहीं करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है आर्टिकल 14 वुड अप्लाई ओनली व्हेन इनविडियस डिस्क्रिमिनेशन इज मेटेड आउट टू इक्वल्स एंड सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड विदाउट एनी रैशनल बेसिस। तो देखिए आर्टिकल 14 का मेन फोकस आर्बिट्ररी और इरेशनल डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। अगर इक्वल्स और सिमिलरली प्लेस्ड लोगों के साथ बिना किसी रैशनल बेसिस के डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है तो आर्टिकल 14 अप्लाई होता है। ये प्रिंसिपल रीजनेबल क्लासिफिकेशन के डॉक्ट्रिन से जुड़ा हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। सेकेंड दिया है आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्टिकल 14 क्लियरली स्टेट करता है कि स्टेट किसी को भी इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से डिनाई नहीं करेगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये राइट सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 324 टू 329 अप्लाई इक्वली टू स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। तो देखिए आर्टिकल 324 टू 329 इलेक्शन से रिलेटेड है और ये प्रोविजन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों पर अप्लाई करते हैं। इलेक्शन कमीशन की पावर्स सब जगह सेम होती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है ओनली सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 324 टू 329 अप्लाई टू 1 यूनियन टेरिटरी। तो देखिए यूनियन टेरिटरी के कंटेक्स्ट में ये बात सही है कि कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन ही अप्लाई होते हैं डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम और पार्लियामेंट के लॉज। थर्ड दिया है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 125 क्लॉज 5 अप्लाई टू बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल से रिलेटेड हैं। हाई कोर्ट्स जजेस के लिए आर्टिकल 217 अप्लाई होता है, इसलिए ये कहना कि आर्टिकल 124 क्लॉज 4 और 124 क्लॉज 5 हाई कोर्ट्स पर भी अप्लाई करते हैं गलत है। तो इस क्वेश्चन का तो यही आंसर है। लास्ट स्टेटमेंट भी देख लो, द डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 12 अप्लाइज टू बोथ द फंडामेंटल राइट एज वेल एज डीपीएसपी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 20 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है जो फंडामेंटल राइट्स पर अप्लाई होती है और सुप्रीम कोर्ट ने इस डेफिनेशन को डीपीएसपी के इंटरप्रिटेशन में भी अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहली, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैज टू बी कंसीडर्ड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड हेडेड बाय अ सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट। देखिए आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में एडवाइजरी बोर्ड का प्रोविजन देता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि बोर्ड का हेड हाई कोर्ट का सिटिंग जज ही होगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि एडवाइजरी बोर्ड में जजेस होंगे जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हों। तो ये स्टेटमेंट आर्टिकल 22 में प्रोवाइडेड नहीं है, तो ये गलत है और क्वेश्चन में यही पूछा था, तो करेक्ट आंसर ए है। बाकी के ऑप्शन देखिए, दूसरा दिया है एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, कई बार देखा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा दिया एन अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ हिज और हर अरेस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। लास्ट दिया पर्सन कैन नॉट बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो हमने कई बार देखी है 24 घंटे वाली, कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, बट इसमें एक और वर्ड ऐड कर दिया है एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो पहला दिया सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 क्लियरली अलाउ करता है कि स्टेट सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है।
ये ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है द डिग्निटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो डिग्निटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाम का कोई इंडिपेंडेंट ग्राउंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में मेंशन नहीं है। मिनिस्टर्स क्रिटिसिज्म से इम्यून नहीं होते जब तक स्पीच किसी वैलिड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड को वॉलेट ना करे, तो ये ऑप्शन गलत है। तीसरा दिया द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की डिग्निटी भी 19 क्लॉज 2 का ग्राउंड नहीं है। पीएम के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म तब तक अलाउड है जब तक वो डिफेमेशन, पब्लिक ऑर्डर या किसी और वैलिड ग्राउंड को वॉलेट ना करे। लास्ट दिया हुआ है द डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। तो डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज एक जर्नल फ्रेज हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इस तरह का कोई डायरेक्ट ग्राउंड नहीं दिया गया है। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ स्पेसिफिकली लिस्टेड ग्राउंड्स पर ही लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू एलियंस अलॉन्ग विद द सिटीजन ऑफ इंडिया। पहला दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को मिलता है, और क्वेश्चन में पूछा है कि एलियंस और सिटीजन्स दोनों को मिले, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा दिया राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। तीसरा दिया है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, तो ये भी गलत है क्योंकि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है, जो स्पेसिफिकली सिटीजन के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। पहला दिया है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21A के अंडर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग स्टेट का ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये राइट टू लाइफ का एक्सटेंशन ही माना जाता है। दूसरा दिया है राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज़। तो ये राइट आर्टिकल 30 के अंडर आता है, जो कल्चर और एजुकेशनल राइट का पार्ट है। इस आर्टिकल के थ्रू रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को अपनी चॉइस के फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का अधिकार मिलता है। तीसरा दिया है राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग स्टेट किसी सिटीजन को टाइटल कन्फर नहीं कर सकती, जैसे राजा महाराजा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता ही नहीं बल्कि टाइटल्स को एबॉलिश करता है टू मेंटेन इक्वालिटी। इसलिए राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल्स फंडामेंटल राइट नहीं है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। लास्ट दिया राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर आता है। ये आर्टिकल अनटचेबिलिटी को कम्प्लीटली एबॉलिश करता है और इसका प्रैक्टिस पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है और एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय बी आर अम्बेडकर एज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आता है आर्टिकल 32 के अंदर। इसके थ्रू सिटीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने फंडामेंटल राइट एनफोर्स करा सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी सोल एंड वेरी हार्ट कहा था, क्योंकि अगर रेमेडीज ही नहीं होंगी तो राइट्स मीनिंगलेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। तो पहला दिया राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 19(1)(e) के अंडर आता है। इसके अकॉर्डिंग इंडियन सिटीजन को देश के किसी भी पार्ट में रिसाइड और सेटल होने का अधिकार है, सब्जेक्ट टू रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये क्लियरली फंडामेंटल राइट है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकता। दूसरा है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। पहले ये राइट आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के अंडर फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 में आया था, उसके बाद इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के अंडर सिर्फ एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसलिए सिटीजन के पास ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यही है। तीसरा दिया है ऑप्शन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये आर्टिकल 19(1)(g) के अंडर आता है। फिर लास्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। तो ये आता है आर्टिकल 19(1)(c). देखिए, अब जितने भी क्वेश्चंस के स्टेटमेंट आ रहे हैं ये सब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो पहला तो दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 के अंडर आता है और बेगार, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर जैसे प्रैक्टिस को प्रोहिबिट करता है। ये एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन अनटचेबिलिटी के डिस्क्रिमिनेशन एस्पेक्ट को डायरेक्टली कवर नहीं करता, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा दिया राइट टू फ्रीडम।
तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर जाता है, जिसमें स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन, असेंबली जैसे राइट्स इंक्लूडेड होते हैं। ये इंडिविजुअल लिबर्टी से रिलेटेड है, ना कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे अनटचेबिलिटी से। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ये खुद कोई डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन या प्रोहिबिट नहीं करता, बल्कि रेमेडी देता है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। लास्ट दिया है राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18 के अंदर आता है। आर्टिकल 17 स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है और उसके प्रैक्टिस को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। अनटचेबिलिटी एक फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए इसका प्रोटेक्शन राइट टू इक्वालिटी कैटेगरी में आता है और यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहली दी है राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राइट्स का पर्पस स्टेट को पावर देना नहीं होता, बल्कि स्टेट की पावर को लिमिट करना होता है। सिटीजन्स के राइट स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, ना कि स्टेट के फेवर में, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा दिया है राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, तो राइट्स को सिर्फ प्रिविलेजेस कहना गलत है। प्रिविलेजेस डिस्क्रिशनरी होते हैं और स्टेट चाहे तो विड्रॉ कर सकती है, जबकि फंडामेंटल राइट्स लीगली इन्फोर्सिबल क्लेम्स होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तीसरा दिया है राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट्स का मतलब होता है सिटीजन के वैलिड क्लेम्स, जिनके थ्रू स्टेट को कुछ काम करने या कुछ काम न करने के लिए बाउंड किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स स्टेट के एक्शन पर लिमिटेशन लगाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट दिया है राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ अ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी, तो राइट्स सब सिटीजन के लिए होते हैं, किसी लिमिटेड ग्रुप के लिए नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी और यूनिवर्सल राइट की बात करता है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक सेम क्वेश्चन ऐसा ही देखा था, उसका आंसर था राइट टू प्रॉपर्टी, और इसका भी आंसर राइट टू प्रॉपर्टी ही है। तो आप लोगों को अब ये तो पता ही होगा कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 के अंडर, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये सिर्फ आर्टिकल 300A के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्स लेबर और बेगार इज अ वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। ये है आर्टिकल 23। आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, प्रोफेशन जैसे राइट्स देता है। और आर्टिकल 23 जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर आता है। ये ट्रैफिक इन अ ह्यूमन बीइंग, बेगार और अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एक्सप्रेसली इंक्लूडेड इन अ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2011 में आया था, उसके थ्रू आर्टिकल 19(1)(c) में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक्सप्रेसली इंक्लूड किया गया। अब सिटीजन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करने का फंडामेंटल राइट मिलता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनेबल्स द स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। तो पहला तो दिया इसमें आर्टिकल 25 क्लॉज 1, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। ये इंडिविजुअल को अपना रिलीजन प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का अधिकार देता है। इस आर्टिकल का कंपलसरी पब्लिक सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया आर्टिकल 24, तो आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, तो ये प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड है, कंपलसरी सर्विस से नहीं। तीसरा दिया है आर्टिकल 23 क्लॉज 1, तो ये बेगार और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। लास्ट ऑप्शन दिया है 23 क्लॉज 2, तो ये एक एक्सेप्शन क्लॉज है। ये स्टेट को अलाउ करता है कि पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज कर सकती है, जैसे मिलिट्री सर्विस या सिविक ड्यूटीज़। कंडीशन ये है कि ऐसी सर्विस इम्पोज करते वक्त रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मगर देखिए सब अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। जैसे पहले वाला CAPF में पूछा था, ये वाला NDA का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 20।
आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से रिलेटेड है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसी को डबल जीओपार्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। पहला दिया है राइट टू कीप साइलेंस। तो राइट टू कीप साइलेंस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का पार्ट है, जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन देता है। एक्यूज्ड को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ बोले, ये क्लियरली फंडामेंटल राइट है, तो ये ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। दूसरा दिया है राइट टू गेट द ट्रायल क्वेश्ड फॉर इनऑर्डिनेट डिले इन द ट्रायल। तो स्पीडी ट्रायल का राइट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से जुडिशियली डिराइव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनरीजनेबल डिले होने पर ट्रायल क्वेश हो सकता है, इसलिए ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शन के अंडर आता है। तीसरा दिया है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के अंदर अरेस्टेड पर्सन को लीगल काउंसिल कंसल्ट और डिफेंड करने का अधिकार है। ये फेयर ट्रायल का एसेंशियल पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट राइट को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट दिया है राइट टू बेल। तो राइट टू बेल फंडामेंटल राइट नहीं है, बेल स्टैट्यूटरी राइट है जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रोविजन पर डिपेंड करता है और ऑफेंस की नेचर पर बेस्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेल को एक्सप्लिसिटली गारंटी नहीं किया गया, इसलिए इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला दिया राइट टू इक्वालिटी, ये हमने कई बार देखा है, आर्टिकल 14 से 18 के अंदर आता है। दूसरा दिया राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 टू 22 के अंदर आता है। तीसरा है राइट टू सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 टू 11 में दिए गए हैं। सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है, ना कि पार्ट 3 के अंडर आने वाले फंडामेंटल राइट, तो इस क्वेश्चन का तो यही आंसर है। लास्ट दिया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 और 24 के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट। पहला दिया राइट टू प्रॉपर्टी, ये नहीं आता, ये 300A के अंडर आता है और लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरा दिया है राइट टू एजुकेशन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंडर आता है। इसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट का ड्यूटी है। ये राइट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्ट 3 में ऐड किया गया था, तो इस क्वेश्चन का तो ये करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं। फ्री लीगल एड की बात की है थर्ड स्टेटमेंट में, तो फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A में दिया गया है, जो DPSP का पार्ट है। लास्ट है सोशल जस्टिस, तो ये एक ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव है जो मेनली प्रियम्बल और DPSP से डिराइव होता है। ये फंडामेंटल राइट के रूप में डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब इसका आंसर तो आप लोगों को पता है, ये मुझे भी पता है, मगर फिर भी बाकी के ऑप्शन भी देख लो। पहला है 83rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का संबंध आर्टिकल 243M से था, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल्ड एरियाज के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। सेकेंड है 84th अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका मेन फोकस लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की सीट डिलिमिटेशन को फ्रीज करना था पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पर। तीसरा दिया है 85th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये अमेंडमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 16(4)A से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 14। और इस क्वेश्चन के बाकी के ऑप्शन भी पता है, इसलिए कुछ भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज द फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से सही नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन को ह्यूमन राइट माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19(1)A के अंडर डिराइव किया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली फंडामेंटल राइट के रूप में मेंशन नहीं, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। दूसरा दिया राइट टू एजुकेशन। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। राइट टू एजुकेशन एक ह्यूमन राइट भी है और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट भी है। बाकी की कहानी आपको पता ही है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, आर्टिकल 21A में ऐड किया गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया। तीसरा है राइट टू वर्क। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि राइट टू वर्क कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी DPSP में आर्टिकल 41 के अंडर आता है। ये इन्फोर्सिबल फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ स्टेट के लिए गाइडलाइन है।
फोर्थ ऑप्शन दिया है राइट टू हाउसिंग, तो ये भी इनकरेक्ट है। राइट टू हाउसिंग को आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली फंडामेंटल राइट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू एजुकेशन के ऊपर ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया? तो इसका आंसर फिर से वही 86 है, बट बाकी के हम ऑप्शन देख रहे हैं। दूसरा दिया है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से रिलेटेड था। तीसरा दिया है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो देखिए इस अमेंडमेंट के थ्रू गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था। इस अमेंडमेंट का फोकस टैक्सेशन रिफॉर्म पर था। लास्ट दिया 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस आर ओपन टू ऑल सिटीजन? इसका पहला ऑप्शन दिया आर्टिकल 15 क्लॉज 2, तो यही करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल और पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस के एक्सेस से डिनाई नहीं किया जा सकता। इसलिए यह आर्टिकल इंश्योर करता है कि पब्लिक प्लेसेस सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछा गया है, बट 2019 में सीडीएस में ये घुमा के पूछा था। उस क्वेश्चन में वेल्स, टैंक्स और बाथिंग घाट्स की बात की गई थी। अब इस क्वेश्चन के जो बाकी के ऑप्शन है ये आप लोगों को पता है, मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी। कुछ नया होता तो ज़रूर कर देती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आरटीआई एक्ट 2005 इज बेस्ड ऑन विच फंडामेंटल राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये ऑप्शन सही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्फॉर्मेशन पाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है। जब सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी वो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर सकता है और फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है। इसी कंसेप्ट पर आरटीआई एक्ट बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला दिया द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड फ्रीडम ऑफ प्रेस, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड दिया द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय अ सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। देखिए आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस देता है एनी पर्सन को, सिर्फ सिटीजन को नहीं। इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों कवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन of the Constitution of India requires a guardian to provide opportunities for education to his ward between the age of 6 years and 14 years? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 51A। आर्टिकल 51A क्लॉज के फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में ये बताता है कि हर पेरेंट या गार्जियन का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, इसलिए यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को अपनी चॉइस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का फंडामेंटल राइट देता है। ये माइनॉरिटीज राइट्स का कोर प्रोविजन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स have added Article 15 Clause 5 in the Constitution of India providing for reservation in educational institution in the private sector also? तो इसका करेक्ट आंसर है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका पहला ऑप्शन तो है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो ये एक्ट बैकलॉग वैकेंसीज को फिल करने के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा दिया 86th अमेंडमेंट एक्ट, तो ये अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। तीसरा दिया 91st अमेंडमेंट, तो ये अमेंडमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साइज को लिमिट करने और डिफेक्शन लॉस को स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड है। लास्ट है 93rd अमेंडमेंट, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू आर्टिकल 15 क्लॉज 5 इंसर्ट किया गया। इस आर्टिकल ने स्टेट को पावर दी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SC और ST के लिए प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस इज रिलेटेड टू आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976।
ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार को प्रोहिबिट करता है। बॉन्डेड लेबर बेगार का ही एक फॉर्म होता है जहां मजदूर मजबूरी में बिना प्रॉपर वेजेस के काम करता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप लोग ये मत सोचना कि जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं तो उनको मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस साल और कौन सी एग्जाम में पूछा गया है। बस आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस को स्क्रीन में शो कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सही है, 19 क्लॉज 1 का पार्ट है ये। दूसरा स्टेटमेंट दिया असेंबल पीसफुली एंड विथ आर्म्स, तो ये गलत स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आर्टिकल 19(1)(b) में सिटीजन को असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स का राइट दिया गया है। विद आर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है। तीसरा दिया है फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, तो ये 19(1)(c) में मेंशन्ड है। लास्ट है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये 19(1)(d) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्रीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस और हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम पर लगाना मना है। ये एक फंडामेंटल राइट है जो चिल्ड्रन को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19 आप लोगों को पता है। आर्टिकल 39A बता देती हूँ मैं। आर्टिकल 39A DPSP का पार्ट है और फ्री लीगल एड और जस्टिस से रिलेटेड है। आर्टिकल 23 भी आपको पता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बेगार से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन बी जस्टिफाइड। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड यानी पर्सन विथ अ डिसेबिलिटी को रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर जस्टिफाई किया जाता है, जो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के अंदर अलाउड है। साथ ही आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देता है, जिसमें डिसेबिलिटी के बेसिस पर स्पेशल प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है। अगर हम बाकी के ऑप्शन को देखें तो दूसरा है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। तो ये सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस यानी SC ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड है। तीसरा दिया है आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो ये रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलाउ करता है, ना कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए। लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 6। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड टू इंडियन सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है 6, ऑप्शन बी। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आर्टिकल 12 से 25 तक दिए गए हैं। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। तो पहले 7 थे, अब 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। यही सेम क्वेश्चन 2024 में भी सिविल सर्विसेज में पूछा गया था। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली किया कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एम्पावर अ पर्सन। पहला दिया टू शूट द अटैकर, तो ये ऑप्शन कंडीशन के साथ सही है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंदर अगर इमिनेंट डेंजर हो लाइफ का और रिजनेबल फोर्स के बिना जान बचाना पॉसिबल ना हो तो डेडली फोर्स तक यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फोर्स प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। दूसरा दिया है टू सेव अ थर्ड पर्सन फ्रॉम द अटैकर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंडियन लॉ के मुताबिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि किसी और यानी थर्ड पर्सन की लाइफ और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि विक्टिम खुद होना ज़रूरी हो। तीसरा दिया है टू यूज़ इनफ फिजिकल फोर्स टू रिस्ट्रेन एन अटैकर। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लॉ अलाउ करता है कि अटैकर को रोकने के लिए रीजनेबल और नेसेसरी फिजिकल फोर्स का यूज़ किया जा सकता है। एक्सेसिव या रिवेंज के लिए फोर्स अलाउड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21। ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को गारंटी करता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कोर ऑब्जेक्टिव भी ह्यूमन डिग्निटी, लाइफ और लिबर्टी की प्रोटेक्शन है। इसलिए एनएचआरसी का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 21 से जोड़ा जाता है। बाकी के अगर हम ऑप्शंस देखें तो आर्टिकल 32, ये आप लोगों को पता है, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 ये प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी से संबंधित है। इसका ह्यूमन राइट कमीशन या उसकी स्टैब्लिशमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। लास्ट दिया आर्टिकल 377। तो आर्टिकल 377 आईपीसी का प्रोविजन था अननेचुरल ऑफेंसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट ऑफ वर्कर्स टू रिसोर्ट टू स्ट्राइक इज द। तो पहला ऑप्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट, ये ऑप्शन गलत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू स्ट्राइक को कहीं भी फंडामेंटल राइट के रूप में गारंटी नहीं किया गया है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, लेकिन स्ट्राइक करना उसका ऑटोमेटिक हिस्सा नहीं है। दूसरा दिया है स्टैट्यूटरी राइट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। राइट टू स्ट्राइक वर्कर्स को लॉज के थ्रू मिलता है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। मतलब ये राइट पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून पर डिपेंड करता है, ना कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो ये 19(1)(a) में आता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो ये आता है आर्टिकल 19(1)(g) में। तीसरा दिया फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, तो ये राइट आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आता। रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम आर्टिकल 25 के अंडर गारंटीड है, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। लास्ट दिया है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, तो ये 19(1)(c) के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेंडमेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड टिल नाउ। पहला तो ऑप्शन है आर्टिकल 20 क्लॉज 1, तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लॉ को प्रोहिबिट करता है। लेकिन इस आर्टिकल के वर्डिंग और इंटरप्रिटेशन में चेंजेस, क्लैरिफिकेशन, अमेंडमेंट और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू डिस्कस हुए हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया आर्टिकल 20 क्लॉज 2, ये डबल जीओ पार्टी से प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब है सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं। इसके स्कोप और एप्लीकेशन पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और इंटरप्रिटेशन आए हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा है आर्टिकल 21, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली इंटरप्रिटेड और एक्सपांडेड आर्टिकल है, इसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं और जुडिशियल एक्सपांशन भी। लास्ट ऑप्शन दिया है आर्टिकल 22 क्लॉज 4, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है और अब तक इस क्लॉज में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अटेम्प्ट नहीं किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। 86th अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए हम बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं जो हमारा मेन टारगेट है। 83rd अमेंडमेंट, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तीसरा दिया 88th अमेंडमेंट, इसका संबंध सर्विस टैक्स को यूनियन लिस्ट में इंक्लूड करना और आर्टिकल 268A से था। लास्ट ऑप्शन दिया है 92 अमेंडमेंट, तो 92 अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लैंग्वेज ऐड की गई थी। ये लैंग्वेज रिलेटेड अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32। और इस क्वेश्चन में जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन आर्टिकल के बारे में भी आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंदर आता है। आप लोग हर क्वेश्चन में ऊपर देख लेना एग्जाम का नेम और ईयर मेंशन है। मैं मन से ही नहीं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ये सच है कि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट एन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 14 एंड 19। तो इसका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31C। तो ये एक स्पेशल प्रोविज़न है जो कुछ लॉज को आर्टिकल 14 और 19 के चैलेंज से प्रोटेक्ट करते हैं। आर्टिकल 31A लैंड रिफॉर्म जैसे लॉज को सेफगार्ड करता है, जबकि आर्टिकल 31C आर्टिकल 31B और C को इम्प्लीमेंट करने वाले लॉज को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रायोरिटी देता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो दूसरा है आर्टिकल 31B एंड आर्टिकल 31D,
तो आर्टिकल 31 भी 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, जो लॉज को जुडिशियल रिव्यू से बचाता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली आर्टिकल 14 और 19 का एक्सेप्शन डिफाइन नहीं करता। आर्टिकल 31 डी अब रिपील्ड हो चुका है। थर्ड ऑप्शन देखिए आर्टिकल 12 एंड 13, तो 12 तो स्टेट को डिफाइन करता है और आर्टिकल 13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को वॉइड करता है। लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 16 एंड 17, तो 16 इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है और आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ, इसका आंसर है 6 to 14 ईयर्स। लास्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्रोहिबिशन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड है, इसका करेक्ट आंसर है सी, नार्को एनालिसिस टेस्ट। देखिए नार्को एनालिसिस टेस्ट में एक्यूज से ड्रग के थ्रू इनवॉलेंट्री स्टेटमेंट लिए जाते हैं। ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन के अंडर आता है और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का डायरेक्ट वॉल्यूशन है, इस वजह से यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम। पहला दिया है, when the state disallows a candidate from securing votes in the name of religion। देखिए अगर स्टेट किसी कैंडिडेट को रिलीजन के नाम पर वोट्स मांगने से रोकता है तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19 की फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होती। पब्लिक ऑर्डर और सेक्युलर नेचर ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। रिलीजन बेस्ड वोटिंग सोशल हार्मोनी और डेमोक्रेसी के खिलाफ होती है, इसलिए स्टेट का एक्शन जस्टिफाइड है। दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन द स्टेट डिसअलाउ सिटीजन फ्रॉम फॉर्मिंग अ क्लब आउट ऑफ द स्टेट फंड्स दैट डिनाइज एक्सेस टू वुमेन। देखिए जब सिटीजन स्टेट के फंड से कोई क्लब बनाना चाहते हैं और वो क्लब वुमेन को एंट्री डिनाई करता है तो स्टेट का उसे रोकना बिल्कुल सही है। स्टेट फंड्स पब्लिक मनी होता है और उनका यूज़ डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं हो सकता। जेंडर इक्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है, इसलिए ये भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तीसरा दिया है, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड डिसअलाउज टेम्पोररी रेसिडेंट्स टू बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी इन नागालैंड। नागालैंड जैसे स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स में लैंड ओनरशिप पर रेस्ट्रिक्शन होती हैं जो लोकल ट्राइबल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। टेम्पोररी रेसिडेंट्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने से रोकना आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माना जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव लोकल कल्चर, लैंड और रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आर्टिकल 15 के अंदर आता है जो राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 to 18 का पार्ट है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरा दिया, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये आर्टिकल 16 से रिलेटेड है और ये भी राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। तीसरा दिया है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट टू माइनॉरिटीज़, तो ये आर्टिकल 29 और 30 के अंदर आता है। ये राइट टू इक्वालिटी का हिस्सा नहीं है बल्कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट की कैटेगरी में आता है, इसलिए स्टेटमेंट 3 तो गलत है। तीसरा दिया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये आर्टिकल 17 के अंदर आता है और ये प्रोविज़न क्लियरली राइट टू इक्वालिटी यानी आर्टिकल 14 to 18 के अंदर कवर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी पुलिस ऑफिसर्स में विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट अरेस्ट एनी पर्सन। पहला दिया है, हु हैज़ बीन कंसर्न विथ एनी कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो अगर कोई व्यक्ति किसी कॉग्निजिबल ऑफेंस में इन्वॉल्व्ड है तो पुलिस उसे बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकती है। सीआरपीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस को अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के वाइड पावर्स मिलते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, हु पजेजेस एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, तो अगर किसी व्यक्ति के पास हाउस ब्रेकिंग के टूल्स जैसे लॉकर ब्रेकर वेपन्स मिले और रीजनेबल सस्पिशियन हो तो पुलिस उसे बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है। ये प्रिवेंटिव पॉलिसिंग का पार्ट है ताकि क्राइम होने से पहले रोका जा सके, इसलिए स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। तीसरा दिया गया है, हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, तो जो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थ्रेट होता है। ऐसे केसेस में पुलिस को तुरंत एक्शन लेने का पावर होता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, इसलिए स्टेटमेंट 3 भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिसअलाउज डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू। पहला दिया है एंटीसीडेंट क्रिमिनल बैकग्राउंड ऑफ अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू लोकसभा। लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड डिस्क्लोज करना अलाउड है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बाद मैंडेटरी भी है। वोटर्स को इन्फॉर्म चॉइस देने के लिए ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच इस इन्फॉर्मेशन को डिसअलाउ नहीं करता। दूसरा दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। तो कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोटर को कैंडिडेट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने का राइट है, इसलिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना अलाउड है। तीसरा दिया है ऑल कैबिनेट पेपर्स। तो कैबिनेट पेपर्स पर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्योंकि उनका रिलेशन नेशनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से होता है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इसलिए यहाँ डिस्क्लोजर अलाउड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो यही है। लास्ट दिया है इसमें ऑप्शन वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी किसी अथॉरिटी के द्वारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए अलाउड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ फॉरेनर इन इंडियन सॉइल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर आता है और एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट दी है इन इंडिया राइट टू एजुकेशन सीक्स टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड विद स्पेशल नीड इज प्रोवाइडेड विथ क्वालिटी एजुकेशन। तो देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है। राइट टू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ जनरल एजुकेशन नहीं बल्कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स को भी इंक्लूसिव और इक्वालिटी एजुकेशन देना है। इसमें बैरियर फ्री एक्सेस, स्पेशल ट्रेनिंग और इक्वल पार्टिसिपेशन पर फोकस होता है। दूसरी स्टेटमेंट है ऑल चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड फ्री टेक्स्ट बुक्स अप टू द क्लास 5th अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। देखिए आरटीई एक्ट के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्लास 1st से 8th तक गारंटी की गई है, लेकिन फ्री टेक्स्ट बुक का यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिर्फ अप टू क्लास 5th के रूप में स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं है। टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म स्टेट पॉलिसीज पर डिपेंड करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, पढ़े भारत बढ़े भारत स्कीम फोकस्ड ऑन फाउंडेशनल लर्निंग। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। पढ़े भारत बढ़े भारत इनिशिएटिव का मेन फोकस फाउंडेशनल इलिटरेसी और न्यूमरेसी पर होता है, स्पेशली अर्ली क्लासेस में रीडिंग और बेसिक मैथ्स स्किल डेवलप करना। लास्ट दिया है अंडर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 18 ईयर्स आर मोटिवेटेड टू एंगेज इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का एम 6 से 18 साल तक के स्टूडेंट्स को साइंस और मैथमेटिक्स में क्यूरियोसिटी, इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए मोटिवेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग ओनली टू द सिटीजन। तो आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, आर्टिकल 21 ये सभी के लिए है, आर्टिकल 15 ये भी सिर्फ सिटीजन के लिए है। तो देखिए आर्टिकल 19, 15 और 16 ये तीनों सिटीजन के लिए है, मगर जो आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये दोनों के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आर्टिकल 31A के अंडर अगर स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है जैसे लैंड रिफॉर्म, तो प्रेसिडेंट की एसेंट रिक्वायर्ड होती है अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करती है। तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि एसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती, जो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्ट्स इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर नॉट कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी। तो पहले माना जाता था कि 9th शेड्यूल के लॉज जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, लेकिन IR कोहेलो केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर कोई 9th शेड्यूल लॉ बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है अ लॉ मेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर टू गिव इफेक्ट टू द DPSP
कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो देखिए, सिर्फ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया लॉ ऑटोमेटिकली फंडामेंटल राइट से ऊपर नहीं होता, एक्सेप्ट आर्टिकल 31C के लिमिटेड स्कोप के। ऐसे लॉज चैलेंज हो सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। लास्ट है, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड बाय नो अदर फोरम। तो देखिए, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट मेनली सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू होता है, लेकिन नो अदर फोरम कहना गलत है, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स और स्टैट्यूटरी रेमेडीज भी अवेलेबल हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसकी पहली स्टेटमेंट है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ए ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आर्टिकल 23 आता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिगाड़ और फोर्स लेबर को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है। इसका मेन एम एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिजिकल, इसलिए स्टेटमेंट 1 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का कोर पार्ट है। सेकेंड, द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन आर्टिकल 17 के अंडर आता है, जो राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, ना कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का। तीसरा दिया हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये भी गलत है। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30 के अंडर आता है, इसलिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ये कवर नहीं होता। फोर्थ दिया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 साल से कम एज के बच्चों को फैक्ट्रीज, माइंस एंड हेजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में काम पर लगाना मना है। ये डायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट ऑल्सो इंक्लूड्स। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है राइट टू हेल्थ। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स में क्लियर किया है कि राइट टू लाइफ सिर्फ जीने का अधिकार नहीं, बल्कि हेल्दी लाइफ जीने का अधिकार है, इसलिए राइट टू हेल्थ को आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट माना गया है। दूसरा दिया है राइट टू फूड। तो ये भी सही है। कोर्ट ने ये कहा है कि अगर व्यक्ति को बेसिक न्यूट्रिशन और फूड नहीं मिलेगा तो उसका लाइफ मीनिंगफुल नहीं होगा, इसलिए राइट टू फूड को आर्टिकल 21 के अंडर इम्प्लिसिट राइट के रूप में इंक्लूड किया गया है। थर्ड दिया है राइट टू वाटर। तो ये भी करेक्ट है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू वाटर को भी राइट टू लाइफ का हिस्सा माना है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस parole cannot be denied to such prisoner because it become a matter of his her right। तो देखिए, स्टेटमेंट गलत है। परोल प्रिजनर का फंडामेंटल या लीगल राइट नहीं होता, बल्कि एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ होता है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट करती है। चाहे प्रिजनर सफिशिएंट ग्राउंड्स दिखाए, फिर भी परोल ऑटोमेटिक नहीं होती। अथॉरिटी पब्लिक इंटरेस्ट, कंडक्ट और लॉ एंड ऑर्डर जैसे फैक्टर्स देखकर डिसीजन लेती है। दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन परोल रूल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्रिजन और परोल स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हर स्टेट अपने प्रिजनर्स रिलीज ऑन परोल रूल्स बनाती है। इसी वजह से कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है ऑफिसेस कनेक्टेड विद अ रिलीजियस और डिनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन में बी रिजर्व फॉर मेंबर्स प्रोफेसिंग द पर्टिकुलर रिलीजन टू विच द इंस्टीट्यूशन रिलेट्स। तो देखिए, स्टेटमेंट सही है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 क्लॉज 5 अलाउ करता है कि अगर कोई ऑफिस किसी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड है तो उस पोस्ट को उसी रिलीजन के लोगों के लिए रिजर्व किया जा सकता है। ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं माना जाता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का रिलीजियस कैरेक्टर मेंटेन करना ज़रूरी होता है। दूसरा दिया, द स्टेट में रिजर्व एनी पोस्ट और अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन who in the opinion of the state are not adequately represented in the service under the state। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंडर स्टेट को पावर दी गई है कि वो उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन दे सकती है जो स्टेट सर्विस में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ये प्रोविजन सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए है। तीसरी स्टेटमेंट है नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर एनी ऑफ अंडर द स्टेट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्लियरली कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर किसी भी सिटीजन को स्टेट के किसी ऑफिस के
लिए इनएलिजिबल नहीं बनाया जा सकता। ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का कोर प्रिंसिपल है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है द पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी कोर्ट इन इंडिया टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 क्लॉज 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के रीट पावर आर्टिकल 32 क्लॉज 2 को किसी और कोर्ट को भी दे सकता है, जैसे हाई कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट। इसीलिए स्टेटमेंट 1 कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दी गई है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ रेगुलेटिंग एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी विच मे बी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 25 क्लॉज 2 स्टेट को पावर देता है कि वो रिलीजन से जुड़ी हुई फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सेक्युलर एक्टिविटीज़ को रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसलिए स्टेट ऐसी एक्टिविटीज़ पर लॉ बना सकता है। तीसरी स्टेटमेंट है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में बी प्रोवाइडेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से स्टेट फंड से मेंटेन होती हो, वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है। फोर्थ दिया हुआ है, टेकिंग ब्लड सैंपल फ्रॉम एन एक्यूज्ड पर्सन विल नॉट वायलेट हिज राइट अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट, हैंडराइटिंग, डीएनए टेस्ट जैसे फिजिकल एविडेंस लेना टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं होता। इसलिए ब्लड सैंपल लेना आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 4 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फंडामेंटल राइट बट हैज बीन सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सच। पहला तो दिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो ये फ्रीडम एक्सप्लिसिटली मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 19(1)(g) सिटीजन को किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को चूज करने का राइट देता है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। दूसरा दिया है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये भी क्लियरली मेंशन फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(e) के अंडर सिटीजन को इंडिया के किसी भी पार्ट में रिसाइड और सेटल होने का अधिकार दिया गया है। तीसरा दिया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन। तो ये आर्टिकल 19(1)(c) में आता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) का इंटीग्रल पार्ट माना है। इसलिए ये फ्रीडम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू फंडामेंटल राइट बनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अवेलेबल टू। तो पहला तो दिया है कन्फेशन थ्रू इंटेलिजिबल गेस्चर अंडर कंपल्शन। तो ये केस आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के प्रोटेक्शन के अंडर आता है अगर एक्यूज्ड से जबरदस्ती किसी तरह का गेस्चर जैसे हैंड मूवमेंट, साइन लैंग्वेज के थ्रू कन्फेशन करवाया जाता है, तो वो टेस्टिमोनियल कंपल्शन माना जाएगा। इसलिए यहाँ प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। दूसरा दिया है कन्फेशन थ्रू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग अंडर कंपल्शन। तो ये भी आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर प्रोटेक्टेड है। अगर एक्सक्यूज्ड को मजबूर करके कोई डॉक्यूमेंट या चीज़ प्रोड्यूस करवाई जाती है जो उसके खिलाफ एविडेंस बन सकती है, तो इसे सेल्फ इंक्रिमिनेशन माना जाता है। इसलिए इस केस में भी प्रोटेक्शन मिलेगी। तीसरा दिया है कन्फेशन ऑफ गिल्ट मेड इन अ पुलिस कस्टडी बाय वर्ड्स। तो अगर पुलिस कस्टडी में वर्ड्स के थ्रू जबरदस्ती कन्फेशन करवाया जाता है तो ये क्लियरली टेस्टिमोनियल कंपल्शन है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऐसे कन्फेशन से एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए यहाँ भी प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। लास्ट ऑप्शन है कन्फेशन ऑफ गिल्ट मेड टू अ फ्रेंड इन अ पुलिस कस्टडी। तो ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होते हुए अपने फ्रेंड को वॉलंटरी गिल्ट कन्फेस करता है बिना किसी कंपल्शन के, तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एक्सटेंड्स टू। तो पहला दिया डिफेंस ऑफ अ सेल्फ एंड एनी अदर पर्सन। तो ये बिल्कुल सही है। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 96 to 106 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए भी अवेलेबल होता है। अगर किसी पर अनलॉफुल अटैक हो रहा है तो कोई भी पर्सन उसकी डिफेंस में रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है।
जैसे दूसरा दिया इसमें देखिए ओनली फॉर डिफेंस ओनली ऑफ सेल्फ, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का स्कोप सिर्फ सेल्फ तक लिमिटेड नहीं है। आईपीसी क्लियरली अलाउ करता है कि हम दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए ओनली ऑफ सेल्फ कहना इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट है। थर्ड दिया डिफेंस ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये ऑप्शन गलत है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंडिविजुअल को दिया गया एक पर्सनल राइट है, ना कि गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट एजेंसीज अपनी प्रोटेक्शन के लिए लीगल अथॉरिटी और फोर्स यूज कर सकती है। लास्ट ऑप्शन है इसमें डिफेंस ऑफ वंस फैमिली मेंबर्स, तो ये ऑप्शन पार्शली करेक्ट लग सकता है लेकिन लीगली ये इनकम्प्लीट है। फैमिली मेंबर्स का डिफेंस तो अलाउड है लेकिन राइट सिर्फ फैमिली तक लिमिटेड नहीं है क्योंकि आईपीसी एनी अदर पर्सन के डिफेंस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट दी गई है, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 15 क्लॉज 5 स्टेट को पावर देता है कि वो एससी और एसटीज़ के लिए गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्पेशल प्रोविज़न जैसे रिजर्वेशन बना सके। इसका एम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर करना है। दूसरी स्टेटमेंट है, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 क्लॉज 5 के अंडर स्टेट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से एडेड है उनमें एससी एसटी के एडमिशन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, इसमें रिजर्वेशन भी इंक्लूड होता है। तीसरी स्टेटमेंट है, स्टेट कैन मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नॉट एडेड बाय द स्टेट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन में भी एससी एसटी के लिए स्पेशल प्रोविजन अलाउ करता है, इसलिए स्टेट यहाँ भी रिजर्वेशन या प्रेफरेंस दे सकती है। लास्ट स्टेटमेंट है, एडमिशन इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30, ये स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्लियरली कहता है कि ये प्रोविज़न माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर अप्लाई नहीं होता। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अपने एडमिशन का स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला है राइट टू एजुकेशन, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21A। दूसरा दिया गया है राइट टू वर्क, तो ये स्टेटमेंट सही है। राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, स्पेशली आर्टिकल 41 जो स्टेट को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की डायरेक्शन देता है, लेकिन इन्फोर्सिबल राइट नहीं बनता। तीसरा दिया है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो ये भी आर्टिकल 19(1)(c) में है, यानी कि फंडामेंटल राइट है। फोर्थ है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो ये आर्टिकल 19(1)(g) में दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, वाइल द फंडामेंटल राइट्स constitute limitation on state action, the directive principle are in the nature of instruments of instruction to the government of the day to do certain things and to achieve certain goals by their actions, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट स्टेट के पावर पर लिमिटेशन लगाते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए कौन कौन से गोल्स अचीव करना चाहिए, इसलिए डीपीएसपी को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशंस and so long as there is no law carrying out the policy laid down in directive principle, neither the state nor an individual can violate any existing law or legal rights under the color of getting a directive, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल खुद से इन्फोर्सिबल नहीं होता जब तक उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन नहीं बन जाती, तब तक ना स्टेट और ना ही कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग लॉज या लीगल राइट्स को डीपीएसपी के नाम पर वॉयलेट कर सकता है। तीसरी स्टेटमेंट देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट्स एंड क्रिएट जस्टिशिएबल राइट्स इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये स्टेटमेंट गलत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कोर्ट्स में इन्फोर्सिबल नहीं होते और ना ही ये इंडिविजुअल के फेवर में जस्टिशिएबल राइट्स क्रिएट करते हैं, ये बात आर्टिकल 37 में क्लियरली लिखी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following statement is not correct? पहला है, the right conferred by Article 32
कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जनरली सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सिर्फ आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के अंडर इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू एनफोर्समेंट सस्पेंड कर सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है द इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इमरजेंसी के टाइम पर भी आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस और 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं की जा सकती। तीसरी स्टेटमेंट है पनिशमेंट्स कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स ऑफेंसेस डिफाइन नहीं करता और ना ही पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करता है। देखिए, पनिशमेंट सिर्फ क्रिमिनल लॉज के थ्रू प्रेस्क्राइब किए जा सकते हैं। लास्ट स्टेटमेंट है द फंडामेंटल राइट कैन बी एब्रोगेटेड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट with regard to members of the forces charged with the maintenance of public order। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म फोर्सेस, पुलिस और फोर्सेस चार्ज्ड विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट कर सके ताकि डिसिप्लिन और ड्यूटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ। पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट, तो राइट टू वोट पार्ट 3 में नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली इन्फोर्सिबल भी नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है नेचुरल राइट, तो नेचुरल राइट वो होते हैं जो जन्म से मिलते हैं, जैसे लाइफ, लिबर्टी। तो राइट टू वोट जन्म से नहीं मिला बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के थ्रू मिलता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड आर्टिकल 326 के थ्रू मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहा जाता है। लास्ट ऑप्शन दिया है लीगल राइट, तो इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसीजर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दी गई है, लेकिन राइट का सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए ये सिर्फ लीगल राइट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट। तो पहला है अ गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी अगर आर्टिकल 12 के टेस्ट को सेटिस्फाई करती है तो वो स्टेट मानी जाती है, इसलिए उसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स क्लेम किए जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो ये क्लियरली स्टेट के अंडर आती है, लोकल अथॉरिटी है, तो इसके अगेंस्ट आर्टिकल 32 और 226 के अंडर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो सकते हैं। तीसरा दिया है कोर्ट, तो कोर्ट के अगेंस्ट डायरेक्टली फंडामेंटल राइट क्लेम नहीं किए जा सकते क्योंकि कोर्ट खुद कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता है। अगर कोर्ट का ऑर्डर गलत हो भी तो रेमेडी, अपील, रिव्यू, रिवीजन होती है, ना कि फंडामेंटल राइट पिटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंडामेंटल राइट इज नॉट गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द मेजोरिटी बट इज गारंटीड टू द माइनॉरिटीज। तो इसका आंसर है राइट अंडर आर्टिकल 30। देखिए, आर्टिकल 30 सिर्फ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट देता है अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का। ये राइट मेजोरिटी को गारंटीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहली स्टेटमेंट है द राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स में बी डिक्लेयर वॉइड बट दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मेड अंडर आर्टिकल 368। तो देखिए, आर्टिकल 13 कहता है कि जो लॉज फंडामेंटल राइट के इनकंसिस्टेंट हैं वो वॉइड हो जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 368 के अंडर किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होता। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा दिया द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस लेज डाउन दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंडर सेल्फ इंक्रिमिनेशन से प्रोटेक्शन दिया गया है, मतलब एक्यूज्ड को खुद के खिलाफ विटनेस बनाने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। फोर्थ स्टेटमेंट है नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द DPSP मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। तो देखिए, आर्टिकल 31C के तहत अगर कोई लॉ
डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेशली आर्टिकल 39 बी एंड सी को इम्प्लीमेंट करता है तो उसे सिर्फ इस ग्राउंड पर वॉइड नहीं किया जा सकता कि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पहली स्टेटमेंट है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 क्लियरली बोलता है कि स्टेट के पूरे फंड से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती है। दूसरी स्टेटमेंट है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में बी प्रोवाइडेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय एनी ट्रस्ट which requires that religious instruction shall be imparted in that institution even though that institution is administered by the state। तो आर्टिकल 28 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी ट्रस्ट के अंडर एस्टेब्लिश्ड है जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना मैंडेटरी है तो सिर्फ इस वजह से मना नहीं होगा कि वो इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, इसलिए ये भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है नो टीचर और स्टूडेंट अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट शैल बी कंपेल्ड टू अटेंड एनी रिलीजियस वर्शिप दैट मे बी कंडक्टेड। तो देखिए आर्टिकल 28 क्लॉज 3 कहता है कि स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में किसी टीचर या स्टूडेंट को रिलीजियस वर्शिप अटेंड करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अटेंडेंस कंप्लीटली वॉलंटरी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द अबव इज आर फंडामेंटल राइट। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये फंडामेंटल राइट है, 19(1)(a) में आता है। दूसरा दिया राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये एक लीगल राइट है, ये आर्टिकल 300(a) के अंडर आता है। तीसरा दिया राइट टू एजुकेशन, तो ये आर्टिकल 21(a) के अंडर आता है। इसका करेक्ट आंसर है 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू इक्वालिटी तो है, ये आर्टिकल 14 to 18 के अंडर आता है। दूसरा दिया है राइट टू फ्रीडम, तो ये आर्टिकल 19 to 22 में दिया गया है। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आर्टिकल 23-24 के अंडर आता है। लास्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन सेपरेटली पार्ट 3 में मेंशन नहीं है। ये आरटीआई एक्ट 2005 से आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट माना, लेकिन ये इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला दिया है पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, तो आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट को पावर है नया स्टेट बनाने, एग्जिस्टिंग स्टेट का एरिया चेंज करने, नेम चेंज करने का, इसलिए ये पेयर सही है। दूसरा दिया गया है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, तो ये इनकरेक्ट है। स्टेट का नाम स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बल्कि पार्लियामेंट चेंज करती है आर्टिकल 3 के अंडर, तो ये पेयर गलत मैच है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है। तीसरा देख लीजिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लास्ट दिया है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटीड टू ओनली इंडियन सिटीजन, तो देखिए आर्टिकल 16 सिर्फ सिटीजन के लिए है, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नॉन सिटीजन इस राइट का क्लेम नहीं कर सकते। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। आर्टिकल 355 के अंडर यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ड्यूटी होती है कि वो स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में आर्टिकल 22 क्लॉज 1 के सेफगार्ड्स अप्लाई नहीं होते। इसका मतलब है कि लीगल काउंसिल का राइट कंपलसरी नहीं होता, इसलिए स्टेट एग्जेम्प्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट दिया है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के अंडर पुलिस के सामने दिया गया कन्फेशन एडमिसिबल था पर प्रेस्क्राइब सेफगार्ड्स फॉलो किए गए हों, इसलिए ये कहना कि कन्फेशन पुलिस के सामने एविडेंस नहीं बन सकता गलत है। तो इसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओनली 2। देखिए फंडामेंटल राइट ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है।
अगर इसमें से कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।